हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों? फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो मैथ का होने जा रहा है। इस वीडियो में हम टोटल 35 क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय करते आगे बढ़ेंगे। तो यह बिहार सिविल कोड संबंधित सेट सीरीज तीसरा है। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उन्हें भी जाके देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब पे पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो लाइक शेयर करते रहिएगा और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको HW के रूप में दिए जाएंगे, उन्हें बना के आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? P और उसके 3 दोस्तों का औसत जो वजन है 55 kg है। यदि P अपने 3 सदस्यों के औसत भार से 4 किग्रा अधिक है तो P का भार पूछा गया है। इसका भार पूछा है P का। P है उसके 3 दोस्त, मतलब टोटल 4 दोस्त हैं, ठीक है। P है और उसके 3 दोस्त है। टोटल कितने हैं? तो 4 दोस्त यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने दोस्त हो जाते हैं? तो 4 दोस्त हैं। आगे देख सकते हैं। तो हम बाकी जो तीनों दोस्त हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? औसत भार मान लेते हैं x। बाकी जो 3 दोस्त है उसका हम औसत भार क्या मान लिए हैं? यहाँ पर हम उसका x मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो देख सकते हैं। और p का भार कितना हो जाएगा? और p का जो भार हो जाएगा x+4 हो जाएगा। तो x+4 ये क्या हो गया? P का भार हो जाता है, ठीक है। P का भार हो, तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 4x ही हो जाएगा ना। P का भार कह रहा है 4 + x है। टोटल औसत भार हम x मान लिए हैं सर। तो प्रश्न से यहाँ देख सकते हैं, ठीक ही कह रहा है अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 किग्रा अधिक है, ठीक है। 4 किग्रा अधिक है। तो यहाँ टोटल देखते हैं x+4 ये तो हो ही जाएगा और साथ में 3x हो जाएगा। और टोटल भार का 4 किग्रा अधिक है। तो टोटल भार कितना हमारा था? 55 था। उसका भी है तो 4 × 55 यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 4x टोटल, हाँ 4x। आइए 4 उधर किधर हो जाएगा जाके? 55 चौका कितना हो जाएगा? 220। हाँ 220 - 4। अब बट्टा ई भी 4 ले लीजिए। तो 220 - 4 216। अब बट्टा 4। तो कितना हो जाएगा? x = 54। हमारा कितना आ गया? 54। और b का भार पूछा है तो 54 + 4, 54 + 4 58। 58 किग्रा C इज द करेक्ट आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है और यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई पूछा। तो हम लोग क्या करें? एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज देख सकते फिर से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे। ये और ये भुजा क्या है? मान लो ए है, ये दोनों बराबर है और ये बी हो जाएगा, ठीक है। ABC समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों समद्वि है, दो भुजा बराबर होती है और तीसरी भुजा। और आधार पूछ रहा है, ये आधार हमारा कितना है? तो 18 दिया हुआ है। और प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई जो ऊपर में 2 भुजा माने हैं ए। तो समबाहु त्रिभुज के आपको परिमाप दिया हुआ, तो इसका परिमापे हो जाता है। तीनों भुजाओं का योगफल ले लीजिए तो A + A + B = कितना हो जाएगा? 50। A + 2A + B कितना हमारे पास? 18 है = 50। तो 2A बराबर इधर 18 घटा दीजिए तो 32 आ जाएगा। और A से 2 कट जाएगा 16। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 16। आपका ये 16 आ गया। मतलब कि जो समान भुजा थे बराबर उसके 16 आया आंसर, ठीक है। उसका कितना आया? 16। तो समान भुजाओं की लंबाई 16। देख लीजिए यहाँ पर D इज द करेक्ट आंसर आ गया। 52 का D। समझ गए होंगे। चलिए 53 को देखिए। 53 नंबर क्या है? x टू द पावर x + x/3 + y/3
पावर होल 3 है का इसका विस्तार पूछा गया। मतलब a प्लस बी का, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको और a और b मान लीजिए, इस पे a प्लस बी का होल क्यू है। सीधा सीधे ऑप्शन सब यहाँ पे बना सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका सीधा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ऐसे भी कर सकते। मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो समझ ही गए होंगे। तो देख सकते हैं x/3, ये आंसर सही है, ठीक है, ये ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम इसको, ठीक है, पूरा डी ऑप्शंस वाले भी लाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए ये 25 वाले ये गलत हो जाएंगे, पहला नंबर का आंसर था। और वाई देखिए वाई क्यू प्लस 125 हो जाएगा, वाई क्यू की पावर 3 है, वाई क्यू कितना आ जाएगा, वाई क्यू का कितना आएगा, वाई क्यू या हाँ 125 आएंगे। तो 125 किस में है, तो वाई क्यू देखिए यहाँ भी 125, यहाँ भी 125 और यहाँ भी, तीनों में 125 है। लेकिन 3a²b, तो 3 देखिए यहाँ पर 3a², तो मतलब x²/9 इंटू बी y/5, तो 3 तिया 9, तो x²y/3 15। हाँ तो x²y/15, देखिए x²y/15, x²y/15, देखिए हमारा क्या मिल रहा है, बी नंबर। सीधा सीधे हमारा बी आंसर मिल चुका है, बात खत्म। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे काश। आगे चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट्स में ही क्लियर कर लेता हूँ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट x देने के बाद कुल 259.20 पैसे बचते हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720, इसको कुछ नहीं करना है, 2 बार अंक की छूट दे दीजिए। तो पहला छूट कितना हो जाएगा, 720 का 1 - x/100 ये होता है। दूसरा अब जब क्लिक इस पर करिएगा तो इसी का एक और होता है x/100, तो हम ले लीजिए ना यहाँ 2 - x। हाँ बिल्कुल ये मिल चुके हैं। अब बराबर 720 के इक्वल कर दीजिए। सॉरी कितने पैसे मिले थे, 259.2 इसके बराबर कर दीजिए। लिख लीजिए 720 इंटू 1 - x/100 इंटू 2 - x/100 इजकल टू 259.20 पैसे करिए। इसको सॉल्यूशन कीजिए और आपको आंसर इसके कितने आ जाएंगे, तो 20 रुपये आ जाएंगे। सॉल्यूशन कीजिए और बताइए, नहीं आएंगे तो बोलिएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं 55 नंबर पाइए। कितने नंबर, 55 नंबर। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मतों के एक मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए खर्च किए गए, 3 यहाँ खर्च किया गया है, ठीक है, मासिक रूप में। यदि कुल राशि की कमाई कितना प्रतिशत, इसमें पूछा है खर्च की गई कुल राशि की प्रतिशत जो है खर्च कितनी है। आगे इसको हम और शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं इस पिक्चर्स को, ठीक है, तो और समझ में आएगा बारीकी रूप से। इसमें जो खर्च कीमत है, तो इसका कि विभिन्न मतों पर खर्च होने वाले व्यय पूछा गया है। तो विभिन्न की क्या है, शिक्षा किराए पर खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत, कुल कमाई का पूछा गया है, ठीक है। तो किस पर पूछा गया है, तो शिक्षा पर। देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है, शिक्षा, हाँ शिक्षा ये है। उसके बाद परिवहन 50%, तो इसका मतलब कह सकते हैं, और साथ में किराया यहाँ पर 60%। तो कुल कितना, तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर जुड़िए 60, 70 और 50 इजकल टू 180 कुल का। तो कुल हमारे 360 है, सर्किल है, तो 180 का 360, अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, सीधा सीधी काम पे हो रहा है। फिफ्टी 50% आपका आ गया, काटने के बाद आपको 50% का आएगा और हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। 55 का ए करेक्ट आंसर। आगे चलिए 56। एक परीक्षा में 35% छात्र पूछा गया है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुआ है। देखिए 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में, यहाँ ठीक है 35 और 42 दूसरे विषय में, इनमें से 30% दोनों विषयों में यहाँ फेल हो रहा है। आप डायग्राम से भी बना सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधी है, डायग्राम से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला विषय में यहाँ हो रहा है 35% और यहाँ हो रहा है 42%, ठीक है, ओके। और 30% दोनों में फेल हो रहा है और यहाँ बीच में जो होगा ये 30% फेल हो रहा है, याद रखिएगा,
ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये याद रखना। हाँ, 30% दोनों में फेल है। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए? तो देखिए कुल फेल कितना हुआ ये अब खोजना है आपको, ठीक है। अब पहले आपको खोजना कितना है, तो कुल, ठीक है। तो कुल 35% फेल हुआ तो कितना बचेगा? 5 है ना इसमें से, और ये भी 30 हो तो यहाँ कितना बच जाएगा? 12। देख सकते हैं, तीनों जोड़ लीजिए अब, 47% आ गया, 47%। और 47% जो है क्या हो रहा है? केवल एक विषय में फेल हो रहा है, अर्थात एक विषय में पास होने वाले कितने हैं? कितने हो जाएंगे? तो 5 + 12, तो यह 5 और जो पास हुआ है तो 5 और 12 हुआ है ना, इसका मतलब 17% क्या हुआ है? पास हुआ है। तो केवल एक विषय में पास हो, जो 2500 है, 2500 का आप 17% निकाल दीजिए, दोनों सुना कट गया। 25 सते 175, अब 25 17 42, 425, ए इज द करेक्ट। समझ गए होंगे आई होप। 56 का हमारा 425 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 57 में क्या है? यदि sin a + b √3/2 है और cos a - b √3/2 है तो a और b का संभावित मान पूछ दिया गया है। sin a + b, देखिए अब सीधा निकलिए, बहुत आसान है, इस सीधे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। sin a + b, तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin a + b और √3/2, √3 sin 60 का मान है। आप लोग डेली PYQ कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करते हैं, उन्हें भी देखा कीजिए। तो sin 60 का मान होगा तो sin 60 का यहाँ वैल्यू होता है, ठीक है। sin 60 का वैल्यू होगा, sin खत्म, a + b = 60, ये आ जाएगा। और यहाँ देखिए cos a - b है, तो cos a - √3/2 है, cos 30 का मान है, तो इसका मतलब a - b 60 खत्म हो जाएगा, तो cos 30, ये दोनों का खत्म, 2a = 90, इसका मतलब a = 45, a का मान 45 आ गया। और हम क्या निकाले? a + b 60 डिग्री, और 45 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो 45 15 कहाँ पे है हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 57 का ए। आगे चलते हैं 58 पे। 58 क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन क्या है? यदि a और b बहुपद x² - 5x - 5x m के ऐसे शून्य हैं कि अल्फा - बीटा 1 हो तो m का मान पूछ दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएंगे, आसान है। बहुपद में पूछ दिया कि पॉलीमर में आ गया है। हमारे पास समीकरण क्या है? x² - 5x + m, क्या आ गया है? m। और हम इसको, ये समीकरण, और अल्फा - बीटा आपको क्या दिया है? अल्फा - बीटा = 1 दिया, और m का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो अल्फा - बीटा ही है, और अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a, और माइनस कितना है? -5, 5/a, a में 1 है, तो हमारा समीकरण ये 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 यहाँ हो गया। इन दोनों को हम काट देते हैं तो 2α = यहाँ कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए सर, सीधा सीधी है, -5 और +1 कितना हो जाएगा आपके पास? तो -4। तो अल्फा = -2, अल्फा = -2 हो जाएगा, अल्फा = -2, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अल्फा + बीटा भी यहाँ हम लिखे हैं -5, और हमारे अल्फा -2 है, -5 - 2, तो माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3, बीटा का वैल्यू -3, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना? -3, अल्फा का -2। आगे देखिए क्या हो रहा है। अब शून्यकों का क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होता है? c/a, c/ क्या होता है? m/1 वहाँ, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमको निकल गया -2 -3, 3 दूनी 6, सीधे यहाँ पर 6 हो जाएगा, = m हो गया। तो m का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया सर? 6। बात खत्म। 6 कितना में है? तो b में। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे आपको। चलिए 59 नंबर पे आइए। 59 नंबर क्या है? माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है, और 15 साल बाद
अनुपात 9:8 हो जाता है। तो मीरा क्या ही पूछ दिया, मीरा पहले है, माया पहले है और मीरा बाद में। पहले 6:5 का था और फिर 15 साल बाद जो पूछा गया है वो 9:8 हो जाता है। अनुपातिक में भी अब इसको बना सकते हैं, आसान होता है, कोई इजी, बहुत इजी है। मान लीजिए अनुपातिक x है तो यहाँ सीधे शॉर्ट में बता देते हैं 6x यहाँ लीजिए और 5x यहाँ लीजिए। अब 15 वर्ष में 15 दोनों में जोड़ दिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और 9/8 के अनुपात में हो जाएगा। बस इसको हल कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आएगा और 5 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 25 डी इज द करेक्ट आंसर। 59 समझ गए हो सब लोग, बनाइए, नहीं बने तो फिर कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर पर। देखिए 60 नंबर कह रहा है यदि 2 और 7 5 1, देखिए बिंदु दिया हुआ त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु है, 2 7 है, 5 1 है, ए और बी भी दिया है, सी एक्स और 3 शीर्ष बिंदु है। तो इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग है। तो एक्स का संभावित मान पूछ दिया है। थोड़ा सा हमें बस समझा दे, थोड़ा लॉजिकली है, कुछ नहीं। देखिए x1 x2 का मान हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, बन जाएगा सारा। ये देखिए 3 बिंदु दिए हुए और पूरा क्षेत्रफल आपको 18 दिया हुआ है, एकदम लॉजिकल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्ष बिंदु दिया हो उसमें क्या होता है 1/2, मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको। 1/2 x1, जब यहाँ x1 दे दीजिएगा तो आपको घटाना क्या है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 दीजिएगा तो 2 में से 3 घटना है। फिर x2, यहाँ आगू में 2 होगा और जब 2 आया तो क्या करेगा 3 में से 1, y3 माइनस y1 ऐसे घटाइएगा। अब यहाँ आ गया x3, अब x3 आ जाएगा तो फिर पीछे से y1 माइनस y2, यही फार्मूला है सर। बस इसको बैठा दीजिए और आप कहिएगा x1 कौन है, तो प्रथम पद जो भी है शुरू में वो सब x1 x2 है। जैसे यहाँ 2 5 और x, ये क्या है, ये 2 है x1 है, 5 x2 है और x x3 है, बाकी 7 y1 है, 1 y2 है और 3 y3 है। तो समझ गए, इस फार्मूला पर सबमिट कीजिए आपका और 18 का बराबर कर दीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने पे वो -2 आएंगे। ठीक है, तो -2 हमारे कहाँ है, तो 1 में है और इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे 61 नंबर पे, समझ गए होंगे, नहीं समझे क्या करना है पूछना है। आगे चलते हैं 61 पे। 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समापन दिया हुआ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है। एलसीएम कितना है 1920 और एचसीएफ कितना है 16, देख सकते 2 अंक हमारे पास हैं, समझ गए होंगे। और दूसरी संख्या पूछ दिया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड, ठीक है। और इसमें से पहली दिया हुआ है तो 240 से भाग दीजिए, आपको दूसरी संख्या निकल जाएगी। 0 से 0 कट गया, 4 चौका 4 छक्का, ठीक है। 2 3 3 से काटिए, 3 छक्का 3 चौका, 64 दूनी 128। हमारा आंसर आ चुका है डी, 61 का डी। समझ गए होंगे, बहुत इजी था। 62 क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित व्यंजन का मान बताइए। निम्नलिखित में से व्यंजक का मान बताइए। तो व्यंजक कैलकुलेट है, इस लोग आप खुद बनाइए, बहुत इजी है, भाग गुना है करना है। 743 का कीजिए और 27 का मल्टीपल करके काट कूट के निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। 63 नंबर पाइए आप लोग। अब किसी कार्य को 25 भाग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और सी 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ देख सकते, ये किसी का 25 भाग को, आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, थोड़ा बनाने में समय लग सकता है, लेकिन बहुत आसान भी है। तो देखिए ये संपूर्ण क्रम क्या, देखिए ए का मैं सीधा निकालता हूँ। ये देखिए 25/4 मतलब क्या, 1/4 मतलब 40 दिन में पूरा काम ये 40 दिन में करेगा। अभी कहीं से समझें, तो 25% जब होता है पूर्ण भाग बराबर ही 10 के भाग करिएगा तो 25 चौका मतलब 1 भाग ये पूरे 40 दिन में नहीं किया। समझ गए होंगे, काश समझ ही गए होंगे। तो नहीं समझे तो फिर बताना है। तो ए पूरा 40 दिन में काम किया, समझ गए होंगे। और बी को देखिए यहाँ पर कितना दिन में काम करना है, ई भी है 4 चौका से, बी कितने के, तो 100 दिनों में करेगा। बी कितने में, पूरा 4% कट जाएगा 100 दिन में। और सी कितना दिन में करेगा सर, 1/3 भाग है, तो ये 39 दिन में कर रहा है टोटल। तो तीनों हमारा सर मिल चुका है, तीनों कितने दिनों में काम करेगा। सी को संपूर्ण कार्य करने में लगा समय, अब सी जो है संपूर्ण कार्य को कितना दिन में सर करेगा, से पूछा गया है नहीं।
और इसमें से कौन उस कार्य को सबसे तेज़ी से करेगा। अच्छा, कौन सबसे तेज़ी से करेगा, तो सर जो कम से सबसे कम लगाया सी, बात खत्म है, सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए 63 का। बहुत आसान क्वेश्चन था, सो इजी। चलिए 64 पाइए। यदि ए और बी सी का औसत वर्ष, देखिए औसत वर्ष दिया हुआ 22 और बी सी का औसत वर्ष 25 और 9 वर्ष बाद ए की औसत पूछा है, तीनों का दिया हुआ है, देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना दिया हुआ 22, तो 22 को 3 से गुना करिएगा तो 66, ये तो समझ ही गए होंगे। और बी सी की औसत आयु क्या है, तो बी प्लस सी का होगा तो 50 ले लीजिए, बी प्लस सी इसमें बैठाएगा तो ए का निकल जाएगा, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो देखिए सर बी सी को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ए पहले वाला समीकरण में फर्स्ट ए दूसरा मान लीजिए कुछ, तो पहले में निकले तो 60 में से 50 घटा दीजिए, कितना आएगा 10, एक आ गया 10। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, सॉरी 66 होगा ना, तो यहाँ 66 में 50 जाएगा तो 16 हो जाएगा, सॉरी 16। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, 16 में 9 जोड़ दीजिए 25, 25 कहीं पर है, डी द करेक्ट आंसर हो गया, 66 के डी देख रहे हैं हमारा आ गया, समझ गए होंगे। चलिए 65 पाई, एक समचतुर्भुज की परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है सर, परिमाप दिया हुआ है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या पूछा है जान ही रहे हैं क्या, क्षेत्रफल पूछ दिया है, एरिया, ठीक है। तो समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है, ठीक है 120, और भी परिमाप है, और उसमें कितने होते हैं, 4 भुजा होते, तो एगो भुजा कितने हो, समचतुर्भुज की एक भुजा क्या, तो देख लीजिए परिमाप 120 है, आज 4 गो भुजा होता है, समचतुर्भुज की समान भुजा होती है, तो एगो भुजा निकल जाएगा ना सर आपका 30 निकला, ये समझ गए होंगे। पहली भुजा समचतुर्भुज की एक भुजा निकल गई, और किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी, माने बीच की दूरी भी था, समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणे भुजा, यही सूत्र होता है। हमारे पास भुजा निकल गया और दूरी भी निकल गई है, तो सीधे क्षेत्रफल निकालिए, 30 गुणे 15, 15 तिया 45, 450, बी द करेक्ट आंसर 65 का, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 66 देखिए, किसी कार का क्रय मूल्य दिल है, ठीक है, कितना दिया हुआ है देख रहे हैं, 15,000, 15 लाख है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है 15 लाख। राजू ने इसे 5% लाभ पर मोन्टू को बेच दिया, और बाद में मोन्टू ने इसे 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया, लेन देन में कुल लाभ या हानि पर से पूछ दिया। बहुत ही आसान है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, तो 1,50,000 रुपया है, ठीक है, 15 लाख बोला गया, तो 1,50,000 रुपया है। उसको कह रहा है राजू था शुरू में, कार का क्रय मूल्य इतना है, राजू ने 5% लाभ पर बेचा। सीधा देखिए सर, एकदम एक ही बार हम इसको क्लियर कर देना हम लोग को, ठीक है। इसका 5% लाभ 105/100, ठीक है, राजू ने मोन्टू को बेच दिया, और बाद में मोन्टू ने 2% हानि में पुनः राजू को दिया। अब इसका 2% हानि कर दीजिए, सीधा सीधी 5% लाभ कीजिएगा ना सर, तो इसका 1,57,500 रुपये आएगा। फिर राजू का क्रय मूल्य होगा वो मोन्टू का विक्रय मूल्य होगा, 1,75,000 है, उसका 2% हानि निकालिए, ठीक है, तो इसका भी 2% हानि निकालिएगा तो 98/100 हो जाएगा सर। फिर से करते हैं, हट गया था, 105 बट्टा ये, और उसके बाद 98/100, समझ रहे हैं, ये सुनना, बस इसी को तो कैलकुलेट करना है। अब राजू का जो वास्तविक में होगा ना, ये बस इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 3150 आता है, बात खत्म, 3150, ठीक है, और भी डी लाभ होगा इसमें, इसको कैलकुलेट कीजिए, निकल गया, बात खत्म है। देखिए जो राजू का क्रय मूल्य होगा वो मोन्टू का विक्रय मूल्य होगा, और राजू का वास्तविक लाभ जो पूछ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग, इसको पहले निकालिए तो 1 लाख, आपको 1,57,500 रुपया, 57,705, हाँ 57,500 रुपये आएगा, और उसका फिर आएगा 1,54,300 रुपया, इसमें घटाएं दोनों में अंतर कीजिएगा तो वही 3150 रुपये आता है, बात खत्म है। आगे चलिए 66 हो गया, 67 पाइए सर, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, 67 नंबर क्वेश्चन को देखना है।
एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? देखिए यहाँ दुगनी होती है क्या, स्वयं की 4 गुनी पूछी है, तो कितने वर्षों में? तो देखिए क्या पूछा, 8 वर्षों में दुगनी होती है, मतलब दुगनी कितना होता है? 8 ईयर्स में होता है, सीधा सीधी है। मतलब 2n गुना 8, मतलब 2n होता है वो 8n के बराबर होता है, ठीक है। अब पूछा है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, ये 4 गुनी कब होगा? इस पर पावर 2 देंगे तभी तो n पावर 2 पर पावर 2 दीजिएगा यहाँ, तो इसका मतलब 8 पावर 2 दीजिएगा क्या? नहीं, ये n गुना था न कि पावर में, तो ये n 2 हो जाएगा, मतलब 16 वर्षों में हो जाएगा। यहाँ 4 गुना हो जाएगा 16 वर्षों में, 16 वर्ष सी द करेक्ट आंसर। 67 का सी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 68 देखिए, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 59 से 70 से घटाने पर प्राप्त पूर्ण संख्या। देखिए 59 से 70 घटाने से प्राप्त पूर्ण। अब इस तरह से क्या होगा, आप इसको एक वर्गमूल जिस तरह निकालते हैं उससे उस तरह को निकालिए। तो चलिए हम निकाल ही लेते हैं। 59 से 70 आपके सामने ही निकालते हैं हम लोग, इसका क्या दिक्कत है। 2 करके हम बंटवारा करते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। 7 से 49 लीजिए, 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 अंक डायरेक्ट उतरेगा। 7 से 14 इसको इधर तरफ जोड़ देते हैं। 7 से लगा दीजिए यहाँ सर, कितना बार मिलेगा? 7 से 49, 14 2 102, ठीक है। 7 से 14 और यहाँ 41, देखिए घटाइएगा तो 41, 41 मतलब क्या है, घटाने जाने वाली जो अभिष्ट संख्या क्या है? 41 है सर। 41 मिल गया पूर्ण वर्ग। 41 की संख्या में घटा दीजिएगा ना, तो वो आपको सर पूर्ण वर्ग दे देगा। बस इस तरह से जो संख्या क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह बनाना है। वर्गमूल निकालिए, जिस तरह निकालते हैं बच्चे में पढ़े उसी तरह। 69 पे आ जाइए सर। यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 11वें पद और 18वें पद का अनुपात दिया हुआ है, तो प्रथम 5 पदों के योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लेंदी होगा कि बहुत ईजी होगा। फॉर्मेट हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपको बाकी बना देना है, सिर्फ लेंदी नहीं जाना हमको। 11वां पद क्या होगा सर? आप 11वां पद क्या कैसे लिखिएगा? TN लिखिएगा ना सर। TN 11वां लिखते हैं ना, तो A + 1 - 1 × D। देखिए ये समीकरण आता है 1। और 18वां कितना हो जाएगा? T 18 A + n - 1 × D, ये हो गया 18वां पद। इन दोनों का अनुपात निकालिएगा एक रेशियो में, ठीक है। तो दोनों को मान लीजिए A कट जाएगा, 1 - D कट जाएगा। आज दोनों का अनुपात में कितना निकाले, मतलब एक को एक दूसरे में घटा दीजिएगा अनुपातिक करके। समीकरण 1 2 को इक्वल भी आप कर सकते हैं, लेकिन सॉरी 11वां पद था तो यहाँ पे 11वां हो जाएगा तो 10 D हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 10 हो जाएगा और 18वां पद यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे में आप घटा देते हैं तो एक दूसरे में क्या करिएगा, उससे एक दूसरे से भाग लगा दीजिए, सीधा सीधे एक दूसरे से क्या करना है, भाग लगा दीजिए। 1/t का भाग लगा दीजिए। और 2 3 का अनुपात दिया हुआ है तो 2/3 A + 10D और A + 17D। इसके जो समीकरण A + D का आएगा, ये एक ऐसा समीकरण आ जाएगा, ठीक है। और S10 पूछा गया है, इसके प्रथम 5 पदों का योग, इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा सर, आपका जो A = 4D जो आता है, A = 4D, शायद आप लोग नहीं समझ पाइएगा। A + 4D करके जो ऑप्शन आंसर आते हैं, A + 4D, वो 5वें पद में इसको A की जगह पर बैठा दीजिएगा। जब A की जगह बैठाइएगा तो आपको S10 का भी वैल्यू आ जाएगा। वहाँ पे भी 2 समीकरण फटफट निकलेंगे और उसका S5 और S10 का अनुपात हमको ही पूछा था, वो आ जाता है। अब लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम बना के फिर आपको देंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर है और स्थिर में आदमी की चाल 6। देखिए जलधारा की चाल 3 किलोमीटर और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय पूछे। बहुत भी है क्वेश्चन, इसको समझिए। देखिए धारा की दिशा में चलेगा तो क्या होता है, चाल सर जुड़ जाएगा तो 6 3 दिशा में सीधा सीधी है। जब दिशा में जाइएगा तो 6 3 9 किलोमीटर बराबर चलिएगा, जोड़ना पड़ेगा स्वाभाविक सर। और अभिष्ट समय हमारे पास कितना है सर, टोटल 37 किलोमीटर अब चले हैं 37 में। तो देखिए अभिष्ट समय लगा दीजिए, दूरी बट्टा 4 लगाइएगा तो भाग लगा दीजिए यहाँ पर 4·1/9 घंटा। और यही तो पूछा गया है, 4·1/9।
बी द करेक्ट 70 का। चलिए 71, बहुत आसान प्रश्न था, हम लोग फट से बना दिए। 71 में देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त खींचा गया है। ठीक है, वृत्त खींचा गया है तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ दिया। बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है सर, क्या है सर? 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। लीजिए सर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिए आप। इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितना है? तो 4 सेंटीमीटर। इससे 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर एक क्या है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ दिया। और इसके 5 सेंटीमीटर बीच, ठीक है, यहाँ पर यही 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजारा है। मान लो इसको बी, मान लो ये ओ हो गया, ठीक है, और ये ए है। ठीक, ये 4 है, ये 5 है, तो आपको स्वाभाविक है और जानते ही हैं कोई भी त्रिज्या केंद्र पर जब खींची जाए तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाएगा। इसका मतलब ए ओ बी, यहाँ पर जो है ए बी ओ जो है, हाँ ए बी ओ जो है ये क्या है, तो समकोण बनाया है सर, 90 डिग्री बना दिया है यहाँ पे। और जब समकोण बना ही दिया है सर तो समझ ही रहे हैं, तो समकोण की सामने की वजह कर्ण हो जाएगा और ये आधार है तो लंब। तब 5 का स्क्वायर है घटे 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2503, 3 सेंटीमीटर नहीं हो गया सर, निकल तो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 सेंटीमीटर हमारे डी में ऑप्शन है, 71 का डी। 4 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 61, 82, 73, 54 में 5 और 6 के अंकों का मान का योग बताइए। अंकों के मान का योग पूछ दिया सर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंकों का मान, 6 का अंकीय मान 6 होता है। यहाँ देखिए सर 6 जो पूछा है लास्ट, इधर ही 6 देखिए, 6 का अंकीय मान क्या है? 6 ही है। 6 का अंकीय मान 6 है, लेकिन 6 का अंकित मान या अंकीय मान वो भी 5 है, 6 है, दोनों का दोनों ही पूछ दिया है। और 6, 5, 11 योग पूछा है तो 11, बात खत्म है, डी द करेक्ट आंसर। 73 पे आ जाइए। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11 अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है? अब लीजिए सर, तो अभिष्ट कमी सीधे निकालिए ना सर। ऋचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है, इसका उतना अधिक है, ये 100 है तो इतना अधिक है, तो अधिक सीधे अधिक, तो अधिक गुणे इतना, अब गुणे टोटल का 100 जो हम प्रतिशत निकालते हैं, इसका 100 था, 100 प्लस ही, मतलब जो पहलुक का है वो ज़्यादा था ना, कितना अधिक था और किससे? मीने से पूछा है ना, तो वही 100 प्लस 9.1/, इसको हल कीजिए सर, बहुत ही आसान है। 8.4/12 आ जाएगा आपका आंसर, 8.4/12 सीधा करेक्ट, बस हल करना है। 9.1/, बहुत ईजी, सो ईजी था सर। चलिए 73 का सीधा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 74 क्या है? आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को माध्यिका क्या है? 19 है, तो x का मान पूछा और हमारे पास पूरा क्रम दे दिया। तो यहाँ एकदम समूह रूप से n की संख्या यहाँ पर पहले गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, n कितना है मेरे पास? तो 8 है। माध्यिका कितना है? तो 19 है, ठीक है, 19 दिया हुआ, n 8 है और माध्यिका कितना है हमारे पास? 19 है, तो सीधा है और 8 है, इसका मतलब सम होता है तो n/2 कर देते हैं, n/2 कर दें, मतलब 4। तो अभिष्ट माध्यिका क्या होता है? 4, जब सम संख्या आता है तो 4वां और 5वें पद का आधा करते हैं हम लोग, याद रखिएगा, 4वें और 5वें पद का आधा करते हैं, तो 4वां पद कौन हो जाएगा सर? अब सजाइएगा तो वो एक अलग है, उसका एक अलग भार होता है। 4वां पद हमारा आधा करिए, सीधे सीधे हम आधा करते हैं, पूरा टोटल 1, तो 4वां x+4 है और x+8 हो जाएगा, 5वां x+8। इस दोनों को सॉल्यूशन कीजिए, आपका 13 आ जाएगा सर। इसको 19 के बराबर कर दीजिए सीधा सीधी, ठीक है, x+6 13 आंसर इसका आएगा। 13 हमारा कितना? ए में ही है। अंतिम क्वेश्चन सर 75 नंबर देख लीजिए। यदि √45 और 125 17.89 है तो 179 और √80 का मान, √180 और प्लस √80 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से दशमलव के बाद तो देखिए इसको तोड़ दीजिए सर, सबसे आसान क्वेश्चन है तोड़ना। क्या करना है यहाँ पर? तोड़ना है। तब कैसे तोड़िएगा इसको? देखिए 45 को पहले यहाँ की इसको तोड़िए, इसको फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं, 3 तिया 9 5 45, हाँ, तो 3√5 ई प्लस, इसको देखिए 5 25 पंचे 125, 5√5 =
17.89। ये तो टूट गया, ये क्या हो गया सर, हमारा टूट चुका है। अब दोनों में 5 है सर, तो 5 3 8, 8√5 हो जाएगा सीधा सीधी 8√5। तो √5 इधर, बल्कि इस टोटल में क्या आ जाएगा सर, 8 हमारा भाग आ जाए, मतलब 17.89/8 ये हमारा आ गया। अब इसको तोड़िए सर, 180 को कितने में 6 का 36, 36 पंचे 180, 36 पंचे 180, ये हो टूट गया। और 80 भी देखिए सर, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, हाँ अब बराबर। अब तो हम निकालना ही ले लेंगे ना। 6 4 10, 10√5 देख सकते हैं, 10√5। और √5 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो यहाँ बैठा दीजिए सीधा से, इसको हटा ही देते हैं, समझ गए, में हटा रहा है कौन कर रहा है, गुणे 17.89/8 मिल गया सर। इधर 17 से गुना कीजिएगा तो 17.98, 8 से पूरा पूरा इसमें यहाँ भाग लगा दीजिए और देखिए आंसर कैसे आता है। 8 दूनी 16, कहाँ पे है 2, देखिए 2 पहले ही मिल गया, ए और बी डी में आंसर है। 8 दूनी 16 फिर गया, फिर 8 दूनी 16, सर ए इधर करेक्ट आंसर, हमारा ए करेक्ट आ गया। तो 75 का हमारा करेक्ट आंसर। बस आज इतना के रहने दीजिए, 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिए, कोई सजेशन कोई सुझाव हो, जितना हो सके लाइक शेयर ठोक दिए। तो चलिए मिलते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा, PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।